आज एक महत्वपूर्ण देश में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, ऐसा विषय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर आज आयोजित इस चर्चा में, जिसको आयोजन सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट जस्टिस के हमारे सम्मानीय सभी सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस संगोष्ठी में मुझे आपने आमंत्रित किया। सभी विशेषज्ञ जो आज मेरे सामने बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर MP सिंह साहब, श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी, संजीव तिवारी जी, श्री अमन सिंह जी, विकासशील और सभी यह उपस्थित इस क्षेत्र के विशेषज्ञ। मुझे लगता है ये ऐसा विषय है खाद्य सुरक्षा जो मेरे लिए ख़ास तौर से इस विषय पे किसी चर्चा में हिस्सा लेना, बातचीत करना मेरे सबसे लिए सुखद अनुभव होता है। कहीं पेपर में पढ़ता हूँ, कहीं चर्चा में जब लोग हिस्सा लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग छत्तीसगढ़ की चर्चा, गरीबों की चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी वजह से आज बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, खेत यदि लहलहा रहे हैं, कारखाने यदि चल रहे हैं, बड़ी बड़ी 6 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसके पीछे जो श्रमवीर है, उसके पीछे जो भूमिहीन, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास सिर्फ पत्थर गिट्टी तोड़ने के लिए हाथ है, श्रम है, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए यदि ये देश चिंता कर रहा है, बहुत विलम्ब से, बहुत देर हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान कितनी बार 1947 से लेकर सभी राजनीतिक दलों के पहली पंक्ति में कितनी चिंता, अंदर और बाहर कितने आंसू बहाए गए, और इस चिंता को करते करते कितने लोग दुबले हो गए, कितने लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए, कहां कहां पहुंच गए, मगर धरातल पे उतारने का हिम्मत करने में 1947 से 2013 लगा, और वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से। पार्लियामेंट है, बहस हो रही है। जब कोई बड़ा काम करना है देश में, ये बड़ा काम है, छोटा विषय नहीं है, देश के अंदर इस पे परिवर्तन आएगा तो खुले दिल से, खुले मन से, पीछे दरवाजे से कुछ नहीं हो सकता। आप हर बात को पब्लिक डोमेन में रखें, खुल के चर्चा करें, आलोचना से डरना बंद कर दें, क्योंकि जो आलोचना से डरता है वो एक कदम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। किस बात का डर है? गरीबों के लिए कर रहे हो आप, BPL परिवार के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, जिनके पास 2 टाइम खाने की भोजन की व्यवस्था है, उनके लिए कर रहे हैं। फिर दुनिया में किससे डरना? वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है, वही तो आपको बनाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक कौन बनाता है? उसी के मतदान से तो हम लोग बन के आते हैं, ये कपड़ा पहने उन्हीं की वजह से। फिर किस बात का भाई? मगर उसके बाद पीछे से दरवाजे आए तो देर आए दुरुस्त आए, चर्चा से डर। ये चावल की बहस छत्तीसगढ़ में कब से चल रही है? मैं एक छोटा सा 1857, लोग बोलेंगे कि कहाँ ये 2013 में 1857 में क्यों जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि है इसलिए जा रहा हूँ। 1857 पूरे देश में एक दौर था क्रांति का, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी। उस दौर में चावल कहाँ से आ गया? वहीं से चावल की पुकार छत्तीसगढ़ में शुरुआत होती है। सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह, 1857-1856 दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा अकाल इस पूरे हिंदुस्तान और एशिया में यदि आया था, जिसको बोलते हैं 56, 54, 55 का काल। बुजुर्गों से यदि पूछोगे तो दुबला पतला आदमी देखता है तो बोले 56 के अकाल वाला है, आज भी बोलते हैं, क्योंकि वो 56 का अकाल, 55 का अकाल, 54 का अकाल, बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको शायद आज भी उसका जिक्र करते होंगे। वो दौर था हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में। वो पूरा इलाका हमारे छत्तीसगढ़ का जो वन अंचल है सोना खान से जुड़ा हुआ, हजारों मौत हो रही थी। उस समय शहीद वीर नारायण जो वहाँ के जमींदार थे, उनको लगा कि खाद के गोदाम
अंग्रेज़ों के भरे हैं, व्यापारियों के भरे हैं और हमारे हजारों लोग भूख मर रहे हैं और इनको ऊंची कीमत में बेच रहे हैं। उसने बंदूक उठाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ उस गोदाम को लूटकर गरीबों को बांटना शुरू किया। अंग्रेज़ों को लगा कि ये पूरे ब्रिटिश सल्तनत को चुनौती है, लोगों को लगा कि ये चुनौती दे रहा है और चावल के गोदाम लूट रहा है। और उस समय शहीद वीर नारायण ने बगावत की, उसको रायपुर के सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। शहीद वीर नारायण जेल तोड़ के भाग गए। अंग्रेज की जेल आज भी छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखता है। और जब फिर वापस जाके उन्होंने अपने आप को संगठित किया, अंग्रेजों ने दोबारा पकड़ा और रायपुर का जो सबसे बड़ा चौक जिसको आज कहते हैं जय स्तंभ चौक, वहाँ पे सरेआम उनको गोली मार दिया गया। 1857 से लेकर चावल की वो लड़ाई, भूख की वो लड़ाई कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ और देश के लोगों के मन में। और मैं जब राजनीति शुरू किया तो मुझे लगा कि ये शहीद वीर नारायण की चिंता, आज मुझे अंग्रेजों के सामने कोई लूटने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं गोदाम लूटने की, मुझे कानूनी स्वरूप उसको देने की जरूरत है ताकि हजारों लाखों लोग, तो ये प्रेरणा यदि मिली है इस काम को करने के लिए, तो उस शहादत से और इस पूरे अधिनियम को मैंने शहीद वीर नारायण को समर्पित किया था कि उनकी वजह से छत्तीसगढ़ ने इस कानून को बनाने में पूरी ताकत लगा काम किया और आज हम सफल हुए हैं। इसकी शुरुआत इस पृष्ठभूमि से होती है। 2-3 विषय जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे, MP सिंह साहब, जो देश में बड़ा चिंतन होता है, बड़ी चिंता होती है, देश डूब जाएगा, GDP में हमारा इतना बड़ा शेयर चला जाएगा, 1,25,000 करोड़ चला जाएगा, 1,30,000 करोड़। पेट्रोलियम सब्सिडी कितना देते हो भाई, किसके लिए देते हो? 1,50,000 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ तक। बैंक के खाते कितने डूबते हैं इंडस्ट्री और दूसरे लोगों के? 2,000 अरब हजार करोड़ से ज्यादा के। ये 1,25,000 करोड़ इस देश की इकोनॉमी के लिए कोई हिस्सा नहीं। सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल बनते रहेंगे, बन जाएंगे, आगे बनेंगे, पीछे बनेंगे, मगर पीढ़ियों में यदि परिवर्तन आ गया, कुपोषित बच्चे यदि हमारे रहे, खाद का संकट बना रहा, खाद के गोदाम यदि भरे हैं और उसके नीचे भूखा इंसान सोता है, तो उस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नींद नहीं आनी चाहिए। ये मेरी मान्यता है। उसको सो नहीं सकता। कितने अनाज सड़ाएंगे हम, कितने गोदाम भरे हैं, 10 साल 5 साल जानवरों के लायक नहीं, काहे नहीं उसको कम कीमत में हम दे सकते हैं, सब्सिडी देके उनको परिवारों को दे सकते हैं। 10 साल 12 साल से रखने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम गोदाम में नहीं रख सकते तो किसी के घर में तो पहुंच जाए वो राशन। सिस्टम बनाने की ज़रूरत थी, व्यवस्था को बेहतर करने की ज़रूरत थी। मैं तकनीकी विषय ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि विकासशील ने बहुत अच्छे से आपको पूरा चीज़ समझा दी और मैं बहुत ज़्यादा तकनीकी पक्ष में पढ़ता भी नहीं। मैं पढ़ता तो मैं कानून बना भी नहीं पाता क्योंकि इतना मुझे डराया गया था। 40% लीकेज, जब मैं आंकड़े पढ़ रहा था 40% पूरे देश के अंदर। 2-3 सर्वे मैंने पढ़ा दिल्ली के और बड़े बड़े विशेषज्ञों के कि पीडीएस में हाथ लगाना यानी हाथ जल जाएगा। बोले पीडीएस सिस्टम को लागू करने की सोच भी पैदा करना उचित नहीं है। मैंने कहा भाई पीडीएस को, जब मैं गांव में जाता था मुझे लगा एक ही समस्या सबसे पहली आती, राशन दुकान खुलते नहीं, राशन की व्यवस्था नहीं है, राशन दुकान के दुकानदार कभी आता नहीं, 1 हफ्ते में 1 बार खोलता है। तो मुझे लगा इस पूरा का पूरा व्यवस्था, और हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मुझे जो पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद मुझे समझ में आया कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्थिक वित्तीय व्यवस्था तो हो सकती है, क्योंकि इस योजना चावल की सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना AAY के नाम से 2000 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने तय किया BPL परिवारों में, पुअर में से जो पूरेस्ट है उनके लिए योजना शुरू हुई। और उस योजना को 2000 में शुरू किया गया, मगर बहुत कम एरिया को कवर करता था, यानी छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार उसमें शामिल होते थे। और मुझे लगा कि बहुत सारे परिवार इसमें छूटे हुए हैं, बहुत सारी
लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ा नहीं गया। तो जब हम इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए निकले तो पहली आज जो सबसे बड़ी बहस चल रही है, तेंदुलकर जी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। देश अभी इसी बहस में छिड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पार्लियामेंट, कि तेंदुलकर जी का कमेटी की रिपोर्ट आई कि वो बोलते हैं 28 रुपया और 34 रुपया। ये अजीब विसंगति है। बड़े बड़े विशेषज्ञों की 6 अलग अलग विशेषज्ञों की रिपोर्ट मैंने पढ़ी। रंगराजन जी का अलग मत है, सेन गुप्ता जी का है 70% से ज़्यादा लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया है, वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से करता है, प्लानिंग कमीशन के अलग आंकड़े हैं। इसे में उलझ के हम वर्षों बिता दिए कि गरीब कौन है, बीपीएल कौन है, किसे राशन दिया जाए, इसको उल्टा किया जाए। एक समाधान, एक लाइन का समाधान। हम पीडीएस से किसको दूर रखना चाहते हैं? किसे हम चावल नहीं देंगे, किसे हम गेहूं नहीं देंगे, किसे हम नमक नहीं देंगे, किसे हम दाल नहीं देंगे। एक निगेटिव लिस्ट निकाल दीजिए। आप पॉजिटिव लिस्ट में पूरे जीवन भर नहीं सोच सकते। इनकम टैक्स पे ये नहीं देना है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट नौकरी में कर रहा है उसको नहीं देंगे, जिसके पास लैंड है अच्छे 5 एकड़ से 10 एकड़ ज़मीन उसको नहीं देंगे, जिसका इनकम का क्राइटेरिया आपके अलग अलग श्रेणी में है। ऐसे 6 अलग अलग क्राइटेरिया आप तय कर दीजिए। उसके बाद ये तय कर लीजिए कि जो सबसे गरीब है उनकी एक श्रेणी बन जाएगी, जो पुअर में जो पूरेस्ट है उनके लिए एक श्रेणी बन जाएगी। दूसरा, ऐसे परिवार जिनको हम चिन्हांकित करते हैं जो गरीब हैं, बीपीएल के हैं, मगर जिन्हें राशन की और बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत है। देश में जब इस बात की बहस होती है बीपीएल, तो एक एवरेज निकाल दिया गया 67%। पंजाब में भी यदि 67% को दिया जाएगा, हरियाणा में भी 67% को यदि क्राइटेरिया किया जाएगा, बिहार में भी यदि 67% क्राइटेरिया है, छत्तीसगढ़ में भी 60% है और दिल्ली में भी 60% लोगों को दिया जाएगा, तो ये आंकड़े कहाँ से मिलेंगे? ये हर स्टेट में गरीबी सीमा के नीचे रहने वालों के अलग अलग स्तर है। बस्तर और सरगुजा का ट्रैवल, वहाँ जो उसके दैनिक इनकम है वो हरियाणा और पंजाब के आम आदमी के दैनिक मजदूरी से 4 गुना कम है। इसलिए स्टेट वाइज, राष्ट्रीय स्तर में आप कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि 67% या 54% को हम एक क्राइटेरिया तय कर दिया, मगर हर राज्य की अलग समस्या है। हर राज्य के बीपीएल के अलग अलग आंकड़े हैं और वहाँ की आर्थिक वित्तीय स्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए जब केंद्र में योजना बनती है तो पूरे हिंदुस्तान में एक क्राइटेरिया में फिक्स करके आंक दिया जाता है। ये नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ की परिस्थिति, झारखंड की परिस्थिति, उड़ीसा की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए जितने विशेषज्ञ हैं, जिनके मैंने रिपोर्ट सबकी देखी है, सेन गुप्ता साहब का, विश्व बैंक का और अलग अलग आंकड़े, इसी में आज पूरी लंबी बहस चल रही है। और इसलिए विलम्ब होते होते 2009 से 2013 तक पहुंच गया और चुनाव घोषणा पत्र में फिर उसके क्रियान्वयन की बात आती है। तो आज यदि लोग बोलते हैं कि बड़ा कदम उठाया केंद्र सरकार, अध्यादेश जारी करके, ऑर्डिनेंस ला के इस योजना का क्रियान्वयन आने वाले 6 साल तक कैसे करेंगे, उसका कोई रोड मैप तैयार है? क्या आपके पास ये सिस्टम तैयार हुआ है देश के अंदर कि आप पीडीएस सिस्टम को पारदर्शिता के साथ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं? क्या आपके पास स्टोरेज है स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, पंचायत स्तर में? 1 साल यदि पीडीएस के चावल देना है, गेहूं देना है, तो 1 साल के लिए क्या आपके पास पूरे देश में व्यवस्था है? इस व्यवस्था को लागू करने में आने वाले 10 साल लगेंगे। 10 साल, मुझे 8 साल लगे छत्तीसगढ़ में स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोडाउन से लेकर नीचे पंचायत तक शॉप बनाने में मुझे 8 साल लग गए। ये आखिरी दुकान बनाना, वहाँ पे स्टोरेज की क्षमता, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, और ये कंप्लीट चेन है। ये सिर्फ पीडीएस को लोकसभा में पास हो जाने से नहीं होता। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो विकास ने आपको बताया होगा कि इस चैन को कहीं से ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। पहले प्रोडक्शन पे पूरी ताकत लगेगी। प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ प्रोक्योरमेंट का कोई सिस्टम इस हिंदुस्तान के अंदर है नहीं, दुर्भाग्य। कोई गेहूं खरीदने का, चावल खरीदने का, मक्का खरीदने का कोई सिस्टम इस देश के अंदर नहीं है।
छत्तीसगढ़ ने इस सिस्टम को लागू किया। आज हम 71 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर करते हैं 9,000 करोड़ का, और 100% चेक के साथ पेमेंट करते हैं, कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता। 1333 सोसाइटी के माध्यम से पूरा का पूरा धान हम खरीदते हैं। 71 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर करते हैं, सबको चावल बनाते हैं विद इन 100 डेज, और फिर उसको गोदाम में रखते हैं और FCI को देते हैं बाकी हिस्सा, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं। जहाँ एक बात जब कहते हैं कि डॉक्टर रमन विरोध करता है कैश ट्रांसफ़र, मैं कैश ट्रांसफ़र का बाकी सेक्टर में कभी विरोध करता नहीं। मैं जानता हूँ कि नगद हस्तांतरण क्या होता है, मगर कैश ट्रांसफ़र यदि PDS में 600 रुपीज़ दे दिया जाए, इस बात का जवाब इस देश के वित्त शास्त्री क्या देंगे कि 600 रुपया यदि नगद हस्तांतरण पूरी समस्या का समाधान है, ये पूरा चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और 600 रुपये के वैल्यू कीमत 4 साल बाद इस इन्फ्लेशन बढ़ते हुए रेट में क्या उसको आप उस इंडेक्स के साथ जोड़ पाएंगे? कोई जवाब नहीं। 600 रुपये 4 साल बाद उसकी क्रय शक्ति आधी हो जाएगी। अभी भी आप 600 रुपीज़ में क्या परचेस कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर? इसलिए मैं कहता हूं कि कैश ट्रांसफ़र या के लिए सोच और विचार पैदा होना चाहिए, और सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा कभी इस देश में उपाय नहीं होगा। जिस देश में कुपोषण है, जिस देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान की, और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं और उन पिछड़े राज्यों की बात, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय औसत से कौन कितना पीछे है, कितनी बड़ी विसंगति इस देश के सामने खड़ी है, उस चुनौती को सामना करने के लिए सिर्फ वीट, गेहूं या राइस देने से काम नहीं चलेगा। जब आप एक बड़े दिल से काम कर रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप उठाने के सोच रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कई हजार करोड़ उनकी दवाई में खर्च करते हैं। खाने को 2 टाइम की चावल नहीं है, दवाई नहीं है, उसको आयरन की टेबलेट और फॉलिक एसिड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखा पेट व्यक्ति को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही मर जाता है। उसके लिए चाहिए प्रोटीन, उसको चने की व्यवस्था चाहिए, दाल की व्यवस्था चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट की व्यवस्था चाहिए, ऑयल चाहिए। देखिए, पीढ़ियों का निर्माण का सवाल है। ये 6 लेन सड़क और ये ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनते रहेंगे, आज बनेंगे, कल बनेंगे, 1 साल बाद बनेंगे, मगर पीढ़ियों का निर्माण आज देश में भी 48-49 आज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, MMR क्या है, एवरेज पूरा देश का, दुनिया का। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी। और जब तक ये खाद्यान्न सुरक्षा की बात नहीं होगी और उसके साथ न्यूट्रिशनल आप ऐड नहीं करेंगे, उनको दाल, उनकी चावल और उनको तेल, इस बार यदि आता है तो दिल्ली में बहस पार्लियामेंट में इस बात की होनी चाहिए, और होगी शायद, विद्वान लोग हैं हमारे सभी लोग, कि भाई हम इसको ला रहे हैं तो एक साथ बेहतर पैकेज के रूप में उस गरीब व्यक्ति को लगे तो सरकार उसके लिए कुछ सोचती है, सिर्फ वोट नहीं लेती, सरकार उसके लिए कुछ काम करती है, व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो इस काम को यदि लोकसभा के अंदर यदि बड़ी लंबी बहस होगी, इन सारी बातों को जोड़ने का काम और प्रयास आज से शुरू करना चाहिए। कुछ विषय जो छत्तीसगढ़ को लेकर कि हमने PDS सिस्टम को स्टडी किया, देखा, इसको लागू करने के लिए बात किया, क्या क्या दिक्कतें आई, और उस दिक्कतों में इस सफलता हासिल करने में इस 6 साल में 7 साल में हमने 2012 में बिल लाया, मगर हमारे यहाँ 4 साल से हम पूरे PDS सिस्टम का 100% क्रियान्वयन प्रैक्टिकली कर रहे हैं ज़मीन पे। करने के बाद फिर हमने कानून बनाया, आज यहाँ कानून बन रहा है, इसका क्रियान्वयन में 6 साल लगेंगे। हमने 6 साल मेहनत किया, फील्ड में काम किया और देखा कि प्रैक्टिकली हम ये कर सकते हैं, फिर उसको हमने कानून का हिस्सा बना दिया और कानून का रूप दे दिया। और मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस छत्तीसगढ़ और इनमें फ़र्क क्या है। मगर जो रिफॉर्म हमने किए, PDS का एक बेसिक प्रिंसिपल था कि दुकानें जितने थी छत्तीसगढ़ में, अभी विकास ने बताया होगा, मैं बहुत जल्दी इसको बताऊंगा, प्राइवेट सेक्टर के सारे दुकान हमने ख़त्म किए, डी प्राइवेटाइजेशन। लोग बोलते हैं अब युग आ गया है प्राइवेटाइजेशन का, मगर इस पर उल्टा जाना पड़ेगा, गया हमने सारे दुकानें निरस्त कर दिया, कोर्ट में लड़े, लीगल रिफॉर्म हुआ, हाई कोर्ट से सारे के सारे मामले निरस्त कर दिए गए। अब हमारे पास वो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या तो राशन दुकान चल रही है, वन समितियाँ चला रही, महिलाओं का बड़ा ग्रुप लगा है, पूरी पंचायतें लगी हुई हैं। इन सब ने मिला के एक जवाबदेही, एक पारदर्शिता हुआ और सारे आंकड़ों को हमने पब्लिक डोमेन में डाल दिया।
जिस गांव में जितने लोग, जिस पंचायत में जितने लोग पीडीएस में लेने वाले हैं, वो दीवार पे लिखा है, पंचायत की दीवारों में बोर्ड लगा दिया कि ये 200 आदमी हैं जिनको 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो चावल 7 तारीख को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि नहीं मिलता तो कलेक्टर को फ़ोन करेगा, और कलेक्टर यदि नहीं सुनता, 1 हफ्ते के अंदर जवाब नहीं देता, तो कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो एक हमने कानूनी रूप उसको पहनाया, एक जवाबदेही तय हुई कि कोई ना कोई तो जवाबदार होगा उस पर। लीगल रिफॉर्म का मतलब यही कि उसको एक अधिकार, और इसको हमने कानूनी अधिकार दिया। इस पर करीब करीब आउटरीच हमने बढ़ाया, दुकानें कम थी, 8,400 दुकानें थी। मुझे लगा कि हमारे 10,400 पंचायत है तो हमने उसके शॉप की संख्या बढ़ा दी। अब 10,500 से ऊपर हमारी दुकानें हो गई, और उस दुकानों के बढ़ने के बाद हमने पंचायत की जवाबदेही तय की, पंचायत के लोगों को जोड़ा, पंचायत के पंच सरपंचों से बात की, और सब ने मिलकर ग्राम सभा में उस सूची को अनुमोदित किया जिसको चावल मिलना है। और ग्राम सभा में सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभा की होती है। पंचायत में जब ग्राम सभा होता है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ नाम लेके पढ़ा जाता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई बोगस है कोई गलत है। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद पूरा लिस्ट, कोई बोगस है तो उसका नाम निकल जाता है। तीसरा जो करप्शन का जो मतलब जो 40% लीकेजेस की बात करते हैं ना, उसका तीसरा रीजन है उसका आर्थिक पहलू। फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे होगा? 8 रुपया प्रति क्विंटल, उसे 1 क्विंटल का 8 रुपया यदि कमीशन मिलता है तो कभी जीवन में राशन दुकान नहीं चला सकता। हमने वो उसको बढ़ा के 30 रुपया किया, और 30 रुपये से बढ़ा के 45 रुपया कर दिया। जब 45 रुपीज़ पर क्विंटल मिलने लगा तो दुकानदार को लगा कि हाँ, मुझे अब 8 रुपये नहीं मिल रहा है तो मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पर क्विंटल 45 रुपीज़ कमीशन मिलने लगा। ये परिवर्तन हमने इस 5 साल के अंदर किया, 8 से 45। ये और बढ़ेगा, ये इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता जाता है, हमारा भी बोझ बढ़ता जाता है, मगर इसकी चिंता नहीं है, कम से कम चावल हर व्यक्ति को पहुँचे। दूसरा, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की ताकत नहीं थी कि वो राइस और वीट और नमक उठा सके। उसको 75,000 इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, 75,000 रुपया रखो तुम, और जब तक धंधा करते रहो, इसको लौटाने की जरूरत नहीं है, और इसको परचेस करो और लाओ और फिर बेचो फिर जमा करो। तो 75,000 का इसमें करीब करीब बजट में हमने प्रावधान किया 40 करोड़ का, और उसको हमने सीधा सपोर्ट किया। तीसरा हमने किया 1 मंथ एडवांस लिफ्टिंग, 1 महीने का फ्री अनाज उनको दे दिया। आप आइए, अनाज ले जाइए, अगले महीने आप पेमेंट करिए, और 1 महीने का उसको पूरा समय मिलता है 30 डेज़ का, कि वो बिना पैसे के वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला आती है और उस राशन को उठा के फिर अगले महीने ले जाके उस पेमेंट को करती है। उससे बेहतर ये हुआ कि ये जितने मामले थे कमीशन बढ़ाने से और इसके बढ़ाने से, ये एक बेहतर सिस्टम हुआ, और प्रॉफिट जो दुकान का पहले 700 रुपया था, अब करीब करीब बढ़ के 7,000-8,000 रुपया महीने का वो कमाने लगा है। तो अब उसकी दिक्कत ख़त्म हो गई कि आर्थिक रूप से वो कैसे बेहतर कर सकता है। और तीसरा, ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ा जो लीकेज होता है, वेयर हाउस से दुकान ट्रक में रखा, प्राइवेट जो ट्रक का मालिक है वो कभी राशन दुकान में चावल ले जाता नहीं, सीधा राइस मिल में ले जाता है, पूरा के पूरा बेच देता है। 80% मामला हमने भी देखा था कि ये जाता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब प्राइवेट हैं, और कब उठा रहा है कब ले जा रहा है कोई फिक्स नहीं उसका समय। ये बीमारी हमने पकड़ी, हमने क्या किया जाए, इसको अपने हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट इसको ट्रांसपोर्ट 100% करेगी। हमको अपने वाहन, पीली गाड़ियां हमने पूरे प्रदेश में लगा दी, और हमने कहा आपको गोडाउन से उठाना है, पूरी सरकारी गाड़ी आखिरी दुकान तक राशन ले जाने की जवाबदारी सरकार की है, कोऑपरेटिव हमारे सहकारिता विभाग की है। ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने बदल दिया। पीली गाड़ियाँ चल रही है तो हमारी, और चाहे केरोसिन ले जाए चाहे ये ले जाए, पीली गाड़ियों में, पीली गाड़ी कहीं सेठ के गोदाम में चला गया, राइस मिल में चला गया, पूरे गांव घेर लेता है, पीली गाड़ी कैसे घुस गई। पीली गाड़ी नहीं जानी चाहिए। हमने कहा पीली गाड़ी है तो मारो उसको, ठोको उसको, ठीक कर दो। तो पीली गाड़ी है, वो होटल में भी चाय पीता है तो दूर से खड़ा होकर बोलता है वहीं चाय ले आ, तो उसको लगता है कि उसको उतार। तीसरा, पंचायत के सरपंच को नंबर दिया, वहाँ के पंच को नंबर दिया, और वहाँ के नेताओं को। आजकल हर जगह पत्रकार हर जगह है, मीडिया बहुत एक्टिव है, हर पंचायत में 3-4-5 मीडिया के लोग आ जाते हैं कैमरा में, उनको नंबर दे दिया। बहुत जागरूक होते हैं कि भैया राशन निकल गया है तुम्हारे गांव का, पंचायत का, देख लेना, तुम्हारा फ़ोन नंबर है, उसको फ्री हमने सबको टोल दिया, तो आज पहुंच जाएगा शाम तक।
तो इंतजार करता है, नहीं पहुंचेगा तो मेरे लिए अच्छा समाचार बनेगा। वो ठोकता है वहाँ पे कि साला यदि नहीं पहुंचा तो मैं इसको देखता हूँ कि राशन गड़बड़ है। और इससे एक जुड़ा ये कि पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक नेटवर्क है। और हमने फ्री टोल नंबर सबको दिया कि इस नंबर में आपको कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, इस नंबर में आप फ़ोन करके हमें जानकारी दे सकते हैं कि राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी सारी व्यवस्था और चिंता वो करते हैं। ये जो गाड़ियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित चलाने का काम और आगे बढ़ने का काम हमने किया। दो विषय थे जो शायद आज सबसे ज़्यादा मीडिया के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या फ़र्क है इस जो केंद्र सरकार ने अभी लोकसभा के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया और हमारा छत्तीसगढ़ में जो हमने अधिनियम बनाया है उसकी भावना क्या है, मूल में दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहला सबसे बड़ा फ़र्क है जो कवरेज एरिया जो आइडेंटिफाई हमने किया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अलग अलग मापदंड के आधार पर तय किया, उस पर छत्तीसगढ़ के अधिनियम में करीब करीब APL और BPL और अंत्योदय को मिला लें तो हम 90% एरिया हमने कवर किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है उसमें 65% का कवरेज है। तो ये फ़र्क है कि हमारा बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में हमने बड़े हिस्से को कवर किया है। कुछ APL को भी कवर किया है, BPL किया है और अंत्योदय फैमिली को किया है, जिसको हम APL के बाद जो दूसरा ग्रुप है टारगेटेड ग्रुप, जिसके बारे में भी बताया होगा, तो 90% हमने पॉपुलेशन को कवर किया। ये हमारी एक, और उसके साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि हम सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा नहीं, हमने नमक की व्यवस्था की। आयोडाइज साल्ट 2 kg साल्ट हम हर परिवार को देते हैं, हर परिवार को देते हैं। बस्तर में और सरगुजा में जहाँ ट्रैवल हमारे ब्लॉक हैं, चना हम उनको ले जाके देते हैं जो 40 रुपये 45 रुपये किलो मिलता है, 5 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो चना हर महीने देते हैं। शहरों में हम 2 किलो दाल देते हैं 10 रुपये के हिसाब से। तो नमक, चना और 35 किलो राइस हम हर महीने उनको ले जाके पहुंचाते हैं। 42 लाख हमारे राशन लेने वाले लोग पूरे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हैं। आश्चर्य करेंगे, 42 लाख में से 42 लोगों की शिकायत नहीं आती, 42 शिकायत नहीं होती, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होता। और पूरे लोग आके देखे, करीब करीब 9 राज्य के वहाँ के फूड मिनिस्टर आके देख चुके हैं कि क्या हमने सिस्टम बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका क्रियान्वयन बाकी राज्यों में होना चाहिए और बेहतर तरीके से। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अमित सेन जी जैसे लोग बोलते हैं और बड़े बड़े जो चिंतक हैं, बड़े बड़े जो देश के बारे में सोचते हैं, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ घूमा है, देखा है, उनकी तारीफ होती है। पर हमारा एक दूरस्थ जंगल का एरिया है। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी, इतने बड़े बड़े लोग जब छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम एक इस योजना के क्रियान्वयन में देश चिंतित है और देश चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू किया जाए और छत्तीसगढ़ मॉडल को। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इनको देखकर तो लगता है, जो भी उत्साहित करता है, मगर मैं जब दूरस्थ अंचल के जंगल में अपने अभियान में निकलता हूँ, जनसंपर्क में निकलता हूँ, तो मेरी पहचान या मेरी आइडेंटिटी यदि बनी है और आज तक जीवन का सबसे अच्छा अगर मुझे संतोष यदि किसी से होता है, एक जंगल में बैठे हुए बुजुर्ग वनवासी से मैंने पूछा कि बोले चावल की योजना चल रही है, कैसा है? बने हैं महाराज, यानी अच्छा है। तो मैंने कहा कौन चावल देता है, कौन है, कौन योजना को क्रियान्वयन कर रहा है? वो न मुख्यमंत्री को जानता, न डॉक्टर रमन को जानता, न सरकार को जानता। उसने कहा चावल वाले बाबा देते महाराज। एक मेरा जीवन का इससे बड़ा कमेंट, मैंने कहा मैं पा गया। 10 साल मुख्यमंत्री, 5 साल दिल्ली में मंत्री रहा, मगर इससे ज़्यादा संतुष्टि मुझे नहीं हो सकी। मैंने, उसने सब कुछ कह दिया, मेरे आंख से आंसू निकल गए कि कोई इस भाव से सोचता है। हम लोग तो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, दुनिया भर की बातें लोग करते रहे, इधर बात करते, पर एक गरीब व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ, उसके मन में यदि ये जागृत होता है, तो यदि देश का यदि खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम आ जाए तो ये बाबा लोगों को भला हो जाएगा जो बैठे हुए हैं। अरे कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। कब तक 1947 से 2013 और 1857 के उस शहीद वीरनारायण की शहादत से लेकर 2013 तक
इंतजार कर रहा है, और शहीद नारायण, वीर नारायण पैदा करने का इंतजार तो नहीं कर रहा है देश। कब आएगा ये कानून? इसमें सोच का और समझ का विषय नहीं। जो मूल फर्क के बारे में मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में हमने संख्या कैसे बढ़ गया, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि लुटा रहा है डॉक्टर मन, जिसको चाहे दे देता। कुछ ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत सोच समझ के विचार करके, बहुत छोटा राज्य है, छोटी हमारी आर्थिक स्थिति है, वित्तीय हमारी स्थिति हम जानते हैं, हम सरकार चला रहे हैं, उद्योग पर है, नया रायपुर का निर्माण किया हमने, देश में पहली बार एक प्रयोग किया पीपीपी मॉडल में, और इतना बड़ा सफल प्रयोग। देखिए, इच्छा शक्ति हो तो काम होता है। रेलवे के लिए मैंने 3, 4 बार, 5 बार रेलवे मिनिस्टर से बात किया। हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल से 1 किलोमीटर रेलवे नहीं दिया गया जोड़ा। बोले पैसा नहीं है बजट में। सिंगल जो हमारे ट्रैक थे उसको डबल करने के लिए पैसा नहीं, नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पैसा नहीं। तो मैंने कहा आप पैसा मत दीजिए, चलिए आप नीतिगत हमें सपोर्ट करिए। हम एक प्रपोजल लेके गए, डीपीआर लेके गए। टोटल हमने 3000 करोड़ का रेलवे कॉरिडोर बनाने का, जो हमारे इंडस्ट्रियल हमारे एरिया थे, जो हमारे इंडस्ट्री और माइंस थे, और बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ रेलवे नहीं है, तो 3-4 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट लेके मैं रेलवे मंत्री जी से मिलने गया। उनके चेयरमैन बैठे थे, बोले बजट निकल चुका है, अब हम 1 पैसा नहीं दे सकते। मैंने कहा आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, आप इस प्रपोजल को पढ़िए एक बार कृपा करके। चेयरमैन को उसकी कॉपी दी, चेयरमैन ने देखा उस प्रपोजल को, और हमने कहा इतना अच्छा मॉडल है, स्टेट ज़मीन दे रहा है, रेलवे को निर्माण करना है। दूसरा जो इंडस्ट्री है SECL, साउथ ईस्ट कोल फील्ड यानी कोल इंडिया, और दूसरे इंडस्ट्री है जिसमें फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। ये तीनों मिलकर यदि इस प्रोग्राम को बनाते हैं तो ये फर्स्ट फेज में बिना पैसा खर्चा किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ एक सैद्धांतिक सहमति मिल जाए। रेलवे ने कहा हम तैयार हैं, सेल ने कहा हम तैयार हैं, स्टेट की तरफ से हमारी जवाबदारी थी। और उस DPR को जो हमने स्टेट से बना के ले गए थे 6 महीने मेहनत करके, आप आश्चर्य करेंगे 15 दिन के अंदर रेलवे के चेयरमैन ने उसमें मंजूरी दे दी। 20 दिन के बाद उसमें MOU हो गया, और बजट में प्रावधान हो के 3000 करोड़ का काम हमने शुरू कर दिया। रेलवे कॉरिडोर का काम 3000 करोड़ का शुरू हो गया। ऐसे 10 प्रोजेक्ट, 50 प्रोजेक्ट जिस देश में आ सकते। पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं, सोच ही नहीं है। आप कितने प्रोजेक्ट ला सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं को, कोई FDI की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इतना पैसा है, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन और नीतिगत निर्णय और फैसले लेने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में जब तक उछाल नहीं आएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जब तक आप पूरी ताकत के साथ पंप नहीं करेंगे, सड़कों का जाल बिछाने का काम, रेलवे का जाल बिछाने का काम, चाइना डेवलपमेंट बोल रहे विकास कर रहा है, उसका GDP हमसे दुगना हो गया। क्यों नहीं होगा उनका GDP हमसे दुगना? उन्होंने पूरी शक्ति झोंक दी रेलवे और सड़क के निर्माण में। जहाँ जहाँ सड़कें बनती है विकास चलता है, रेलवे जहाँ जहाँ बनती है डेवलपमेंट वहाँ चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, NDA के सरकार के लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट की शुरुआत 50 साल के बाद, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 50,000 करोड़ की लागत का पहली बार हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई। गांव में यदि सड़क बना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस योजना को साकार किया था। पैसा नहीं था उस समय, बहस चलती थी कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट का नहीं है, गांव में सड़क बनाना। अटल जी ने कहा ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सड़क हमें बनाना है। और फिर उन्होंने सेस किया, और सेस में 50,000 करोड़ किया। आज हिंदुस्तान के 40,000 गाँव सड़क से जुड़ गए। सोच और विचार में एक बार में पूरे हिंदुस्तान की उस योजनाओं का कायाकल्प किया जा सकता है, हो सकता है, अभी भी होगा। जो कुछ नहीं कर रहे वो चले जाएंगे, चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है। दुखी मत होइए, बिल्कुल दुखी मत होइए। ये देश जिंदा रहेगा। इस देश को कोई ऐसे लोग जो खुद दिन अभी हैं तो हैं, पर वक्त के मार में युवा जाग गया, खड़ा हो गया। अब इनको बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 10 साल से 8 साल से वही चल रहा है। सारी इंडस्ट्री बैठ गई, सारा देश बैठ गया, इकोनॉमी बैठ गया, इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आदमी बाजार जाने से डरने लगा है, डीजल और पेट्रोल डलाने से डरने लगा है। मेरा एक मित्र है, उसने कहा गाड़ी तुम्हारी कहाँ है? बोले कितना पेट्रोल कीमती है, उसी में मैंने पेट्रोल डला के माचिस लगा दिया, कितना चलाऊंगा गाड़ी। ये क्या देखा है इस 6, 7, 8 सालों में देश ने, कहाँ से कहाँ पहुंचे थे।
और उसके बाद बोलते पैसे की कमी है तो गरीबों के लिए। इसको लागू करने में सबसे ज़्यादा पैसे की कमी है। बाकी दुनिया में हर जगह पैसे हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में हजारों 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला, उसमें पैसे की कमी नहीं हो सकती। पैसे कहाँ जाएगा भाई? देश के 40-50 हजार करोड़ गरीबों के लिए कार्य योजना बनाने में कहाँ की दिक्कत और कहाँ का समस्या है? सारा समाधान इस देश में है, इस मिट्टी में है। मेरा छत्तीसगढ़ करीब करीब 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। अमीर धरती के गरीब लोग ये नारे लगते हैं हमारे यहाँ। अरे काहे को अमीर धरती और काहे को गरीब लोग? नीतियों की वजह से हम आज 60 साल की उस पीड़ा को झोंकते हुए छत्तीसगढ़ में 45% बीपीएल लोग परिवार है। आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी कैसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हम 2 राज्यों में हम कैसे पहुंच गए इस 8 और 10 साल में? क्रियान्वयन की ताकत नहीं, निर्णय लेने की ताकत नहीं, इसलिए इतना पिछड़ापन, पॉलिसी पैरालिसिस, पूरा कोलैप्स यदि हो रहा है नीतियों की वजह से हो रहा है। और आज हम 10 साल में हमने दिखाया कि जो काम नहीं हो सकता था उसको किया, और पीडीएस ही नहीं किया। हमने एक नया रायपुर, नया कैपिटल बना के दिखाया छत्तीसगढ़ में कि यदि इच्छा शक्ति हो तो चंडीगढ़ के बाद 21st सेंचुरी का सबसे बेहतर यदि कैपिटल बन सकता है तो रायपुर में बन के तैयार हो चुका है। 8,000 हेक्टेयर का, 8,000 एकड़ का नया राजधानी बन के तैयार हो गया, फंक्शनल, बढ़िया सड़कें 6 लेन, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड, कोई चीज़ ऊपर आपको नहीं दिखता। 300 एकड़ का जंगल सफारी, बहुत बढ़िया हाउसिंग सेक्टर में हमने करीब करीब 17 सेक्टर को ओपन किया। ये सब एक साथ चलता है, पैरेलल चलता है। कोई एक ही काम में पैसा लगा दिया और इसमें हमने सब कुछ झोंक दिया, नहीं। ये सब काम पैरेलल चल सकते। देश में लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा है। मैं कहा भैया दिल्ली वाले बताओ, पर कैपिटा पावर कंजप्शन दिल्ली का कितना है, हरियाणा का कितना है, पंजाब का कितना है? प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जितनी आपकी है उससे दुगना बिजली मेरा छत्तीसगढ़ का एक आम आदमी करता है। 1540 यूनिट प्रति पर कैपिटा पावर कंजम्पशन छत्तीसगढ़ का है, 1450 यूनिट। नेशनल एवरेज है 660 यूनिट। हम कहाँ से पिछड़े हैं? आप पिछड़े हो। आपके पास संसाधन नहीं है, देश के पास, हमने पैदा किया। एक व्यक्ति आपसे दुगना बिजली खपत कर रहा है, और ये आने वाले समय में हमारा जो प्रोडक्शन है करीब करीब 30 से 40 हजार एडिशनल मेगावाट पावर जनरेशन हम करने जा रहे हैं। स्टील का प्रोडक्शन, सीमेंट का प्रोडक्शन, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन, पावर का प्रोडक्शन। देश में जितना स्टील पैदा होता है, जितना सीमेंट पैदा होता है, जितना एल्युमिनियम पैदा होता है, उसका 1/4 अकेला छत्तीसगढ़ पैदा करता है। 1/4, 2% का पॉपुलेशन 1/4 हम करते हैं, और 12-5 प्लान के एंड में ये 30% तक चला है। ये पैरेलल ग्रोथ है। सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं कि हमने इस सिस्टम को, हमने पूरे के पूरे इस देश छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को कैसे हम मजबूत करें। मैं बता रहा था आपको कि हम पीडीएस में हमारे नाम कैसे ज़्यादा जुड़ गए। जो हमारे बोलते हैं कि कवरेज एरिया ज़्यादा है। हमने पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या कम की। हमने छत्तीसगढ़ के उन सारे परिवारों को जोड़ा जो निराश्रित हैं, विधवाओं को, विकलांग को, बंधक मजदूर जो बाहर चले जाते हैं उनके नाम पे इस पे जोड़े। ऐसे सारे मजदूरों के नाम, आप आश्चर्य करेंगे, जिनके पास ज़मीन नहीं है, छत्तीसगढ़ के वो सारे मजदूर, लैंडलेस जितने भी किसान हैं, अधिया में खेती करने वाले, 100% उनके नाम हमने जोड़ दिए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सारे मजदूर के नाम राशन की दुकान में, विधवाओं के, लेप्रोसी है, एड्स है, हॉस्टल में, आश्रम में, स्कूल के बच्चों के, सावे के, गर्भवती महिला है उसके, धात्री महिला है उसके, इन सबको हमने जोड़ दिया कि इनको राशन की ज़रूरत है, चने की ज़रूरत है, नमक की देने की ज़रूरत है, दाल। इसलिए हमारी संख्या थोड़ी ज़्यादा दिखती है, थोड़ी बढ़ गई है। इसलिए लगता है कि इसका फ़र्क, मगर इसका फ़र्क 4 साल में दिखा। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये हमारे बड़े बड़े टारगेट हैं, इस टारगेट को अचीव करना है। पूरे देश में इतनी बड़ी बहस इस पर चलती है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल घंटों बात करते हैं। बात करने से क्या होगा? जड़ में जाओ ना, जड़ तो यही है, वहीं से अब अटैक करोगे ना कि यही
लंबी लंबी बहस चलती रहेगी, कितना बहस हो गया देश में, थक गया है देश। क्रियान्वयन होना चाहिए, काम होना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमने इफेक्ट में बता रहा हूँ, जिसे IMR स्टेट का मैं आंकड़े बता रहा हूँ, शासकीय आंकड़े बता। IMR में एक चमत्कारिक परिवर्तन आया, जो हमारा 2006-07 में 4063 था, वो गिर के 48 आ गया है। ये गिरावट आया है और आने वाले 5 साल के अंदर ये 30 से नीचे हो जाएगा। केरला का जो राष्ट्रीय औसत है उसको हम अचीव करना चाहते हैं। हमारा टारगेट, जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है हिंदुस्तान में किसी क्षेत्र में, हम उसको टारगेट किए। कब करेंगे अचीव पता नहीं, पर करेंगे जरूर, करके दिखाएंगे। इसमें हम करें। MMR में हमारा फर्क आया है, 279 से 260 हो गया। पलायन छत्तीसगढ़ में 8 से 10 लाख लोग काम करने बाहर जाते थे, हजारों में आ गया, 10,000 भी नहीं जाते। अब पलायन टोटल रुका। कुपोषण बेहतर स्थिति आई, भूख से मौत छत्तीसगढ़ में होती नहीं। ये 4-5 जो उसके रिजल्ट आए हैं वो चमत्कारिक है, जो ये बताता है कि PDS सिस्टम सिर्फ 2 टाइप की भोजन की व्यवस्था नहीं है, उस पूरे जीवन चक्र को बेहतर तरीके से उस आदमी को जीने की आज़ादी देता है। क्योंकि बस्तर और सरगुजा का दूरस्थ अंचल में रहने वाला मेरा वनवासी 32% पॉपुलेशन है हमारा, ट्राइबल पॉपुलेशन, 12% कास्ट, 44-45% SC/ST पॉपुलेशन है, 45% हमारा BPL फैमिली है, और करीब करीब 50% एरिया फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ का। ये हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत फैला हुआ राज्य है। मेरा अकेला बस्तर केरल से बड़ा है, ताजुब करेंगे आप। मेरा एक बस्तर एरिया में केरल से बड़ा है, तो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है। आप कल्पना, हमारी डेंसिटी बहुत अच्छी है जो, तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। कुछ लोग डॉक्टर रमन को देखते हैं तो सीधा नक्सली पहला प्रश्न करते हैं, जय मैं नक्सली हो गया हूँ, पहला प्रश्न ही करता है, क्या हो गया, ये हो गया। बस्तर जैसे क्षेत्र में जो 6 राज्यों से घिरा है, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी डिफिकल्ट टेरेन है। 4 राज्यों की पुलिस वीरप्पन को ढूंढने में 40,000 फोर्स 8 साल तक जंगल में घूमती रही। एक वीरप्पन, 40,000 फोर्स, 8 साल की मेहनत, एक वीरप्पन मारा गया। मेरे यहाँ हजारों हैं, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ से तो बहुत अच्छा लगता है लंबी लंबी दाढ़ी में लंबी लंबी बात करने वाले लोगों को। मैं संत जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, मगर इसको धरातल पे जाओ ना भाई। हम जिस पीड़ा को भोग रहे हैं, जिसको लड़ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी जान को हथेली में खतरे में करके राजनीति छत्तीसगढ़ में करना सामान्य राजनीति नहीं है। आप बारूदी सुरंग और AK-47 और RDX के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, और है दिमाग में कि करना है तो करना है, फिर उसमें कहीं आगे पीछे डर भय छोड़ चुके हैं, हाथ दिखाना बंद कर दिया हमने। क्योंकि जब करोगे आप, जब इच्छा शक्ति है और जब तय कर लिया है, तो फिर तय कर लिया कि किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं खाद्यान्न सुरक्षा के इस बात में कि छत्तीसगढ़ में शांति होगी, विकास होगा, और बस्तर और सरगुजा में फिर ढोल और मांदर गूंजेंगे, फिर बस्तर में शांति होगी। 100% में दावे के साथ आपको कह सकता हूं, होगा। आज नहीं कल होगा, होगा। हम करके दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग करके दिखाएंगे, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कतें आती हैं, परेशानी है, और उस परेशानी के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे समय 30 मिनट दिया गया था और प्रोफेसर साहब को 45 मिनट बोलना था, वो 15 मिनट बोले थे। मैं तिवारी जी से बोल रहा था कैसा अनुभव हुआ आज 15 मिनट में, क्योंकि इतने सीनियर और इतने जानकार, इतनी स्टडी, इतना अनुभव, मेरे जैसा आदमी उनके सामने बोल रहा है, तो जैसे कॉलेज का, स्कूल का बच्चा के अपने टीचर के सामने कोई बात कर रहा है ना, तो मेरी भूमिका वही है आज कि मैं इतने विशेषज्ञों के सामने छत्तीसगढ़ की बात बड़ी बड़ी, मैं ना अर्थशास्त्री हूँ ना मैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी समझ कुछ है नहीं। जो कुछ अनुभव प्रैक्टिकल हम लोग के आए, जो और हमारी अच्छी टीम पूरे छत्तीसगढ़ में है, उसका बेहतर क्रियान्वयन करके हमने इस स्टेज पे लाया है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो हमारी भूमिका है, उस भूमिका को हम बेहतर तरीके से करना चाहेंगे। एक
पीडीएस का नेक्स्ट जनरेशन, पीडीएस का बेहतर रूप जो अभी इस 1 साल में हमने लाया है, जिसको मैं बता के अपनी बात करूँगा, वो है कोर पीडीएस। कोर पीडीएस सामान्य पीडीएस सिस्टम को हमने आगे बढ़ा के शहरों में रायपुर, दुर्ग, भिलाई में शुरू किया है। अब पीडीएस सिस्टम को जो उपभोक्ता है, उसकी मर्जी पे छोड़ दिया हमने। जैसे एटीएम में आप पैसा निकालने जाते हैं तो कोर पीडीएस में हमने ये तय कर दिया कि वो रायपुर का यदि 150 शॉप्स हैं तो कहीं भी जाके वो राशन उठा सकता है। 150 शॉप में वो जहाँ उसकी मर्जी वहाँ जाके राशन ले सकता है। उसको हमने एक स्मार्ट कार्ड दिया है। जैसे एटीएम में आप 200 रुपये निकालना है तो 200 रुपये निकाल सकते हैं, तो वो कहीं भी जाके 150 शॉप में अपना राशन ले सकता है। और उसका नाम भी हमने दिया है मेरी मर्जी। वो जैसे उसको 35 kg नहीं कर सकता, गरीब है, 20 kg या 10 kg राइस या वीट लेना है तो 10 kg उठाएगा, डेट डाल देगा, 15 दिन बाद जाके अपना बाकी फिर जैसे अपन एटीएम में पैसा निकालते हैं वो ले लेगा। और दुकानदार की गड़बड़ी, जो सबसे बड़ा चक्कर रहता था कि दुकानदार दुकान नहीं खोलता, भाग जाता है, कम तोलता है, सारी समस्याओं को निभा करके अब ये कंप्लीट पूरे देश के लिए एक मॉडल है। इस मॉडल में यदि पीडीएस सिस्टम को ले आए तो 40% से 4% और 4% से 0.4% तक करप्शन को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है यदि आप कोर पीडीएस पे चले जाते हैं। और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही हमने वो दुकानें दी, महिलाओं को ही दिया है, वो वहाँ बैठी रहती हैं। हमने सेंटर बनाया है और वहाँ जाके कहीं भी ले जा सकते हैं। ये एक बड़ा प्रयोग छत्तीसगढ़ में काफ़ी सफल हुआ है और इसमें हमने काफ़ी सफलता पाई है। और कोर पीडीएस अब पूरे छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में लागू करने का प्रयास चल रहा है और यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर ने भी इसको कहा है कि ये एक मॉडल है देश के लिए और इसको लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ में यूथ के लिए हमने स्किल अपग्रेडेशन के लिए एक एक्ट लाया है और इन्हें अधिकार दिया है। और इसके लिए हमने 27 हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना हमने शुरू की है। और इस लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से उस क्षेत्र को कोई भी युवक जो 30 के समूह में, यदि वो 8वीं फेल है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, कम पढ़ा लिखा बच्चा है, मगर उसको स्किल अपग्रेडेशन के लिए आना है, ट्रेनिंग के लिए आना है, 3 महीने के लिए सर्टिफिकेशन के लिए उसको आना है। और करीब करीब 150 अलग अलग कोर्सेस हमने स्टार्ट किए हैं। और लाइवलीहुड कॉलेज का एक प्रयोग हमने दंतेवाड़ा से शुरू किया, जहाँ हजारों बच्चे को, हमारा टारगेट है 50 लाख छत्तीसगढ़ के बच्चों को आने वाले 20 साल के अंदर हम बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करेंगे। 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है, वो मोटर मैकेनिक का होता है, वो सिलाई मशीन के लिए होता है, वो ऑपरेटर हैवी व्हीकल ऑपरेट करना है उसके लिए होता है, कंप्यूटर की उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। अलग अलग एरिया वाइज हमने किया है और इसको हमने कहा है कि कहीं भी प्रदेश में 50 लड़के 30 लड़के यदि किसी स्किल में उस ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो इस सरकार के लिए मैंडेटरी होगा, उनके लिए 40 डेज के अंदर व्यवस्था करें। और ये 50 लाख यूथ को आने वाले समय में हम इस स्किल अपग्रेडेशन के प्रोग्राम में जोड़ रहे हैं। और बड़े स्केल में हमने शुरू किया, 40 एकड़ का हमारा दंतेवाड़ा जैसे जगह में स्किल अपग्रेडेशन का हमने ट्रेनिंग की शुरुआत किया। सरगुजा में शुरू किया, बस्तर में शुरू किया, राजनांदगांव में शुरू किया। ये उन कम पढ़े लिखे बच्चों के लिए, बेरोजगारों का, कम पढ़े लिखे लोगों का, महाविद्यालय में बोलता हूँ उसको, जो कॉलेज स्कूल छोड़ देते हैं, वो बड़ी संख्या में है। हम लोग और पढ़े लिखे लोग तो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, मगर वो लोग जो हजारों की संख्या में, ये मेरा प्रॉब्लम था कि बस्तर के बच्चे यदि उनको स्किल अपग्रेडेशन का ट्रेनिंग करते हैं और 100 रुपया से वो 600 रुपया रोज़ कमाने लगे तो फिर वो बस्तर में फिर बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर वो अपना काम में लग जाता है। कंप्यूटर बना रहा है, मोटरसाइकिल बना रहा है, ट्रक बना रहा है, अपने कंस्ट्रक्शन के काम में लग गया, कहीं छोटे मोटे दुकान खोल के काम कर लिया, इलेक्ट्रीशियन बन गया, फिटर बन गया, प्लम्बर बन गया, दूसरी ट्रेनिंग, ऐसे 150 अलग अलग एरिया वाइज हमने सेलेक्ट किया। और इसका बड़ा ज़बरदस्त चमत्कार, इसमें हमने PSUs को मदद लिया है, NGOs को हमने जोड़ा है, लोकल जो अलग अलग बॉडीज़ उसको जोड़ा है, ऑल मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, ITI,
इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बच्चों को सेलेक्ट करिए, उस कॉलेज से बात करिए कि मेरे को 6 महीने की ट्रेनिंग देना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसी भी बहुत सीट खाली रहती है, आधे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जा ही नहीं रहे पूरे हिंदुस्तान में। पॉलीटेक्निक कॉलेज भी, ITI, हम कहा हमारे 100 बच्चे हैं, इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए और प्रमाण। ये पूरे बच्चे एक बार में आप सेलेक्ट करिए 10,000 बच्चों को, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में 3 मंथ 6 मंथ एक पैकेज और एक प्रोग्राम बना के उनको जोड़ दीजिए। और एक कांस्टेंट चलता है, 365 दिन चलता है, 2 बैच में 3 बैच में चलता है। इसमें पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को आप बेहतर तरीके से जॉब में जोड़ सकते हैं। और ये सारे संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि उन्हें हम पेमेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम की शुरुआत हमने PDS के साथ साथ, रोजगार के साथ, और बाकी विषयों में मैं आज बोलना उचित नहीं समझता क्योंकि आप लोग 11 बजे से PDS सुनते सुनते चावल की खुशबू आ गई, मगर अभी तक पता नहीं लंच किया कि नहीं। मुझे लगता है मैं जब चल रहा था तो अमन बोला कि आज क्या खाना है, तो मैं कहा आज सिर्फ चावल खाऊंगा। मैं क्यों, राइस की बात होगी। छत्तीसगढ़ में चावल के सिवाय हमारा चावल, छत्तीसगढ़ एक अद्भुत राज्य है। वहाँ लंच भी चावल का, डिनर भी चावल का, और सवेरे जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो बासी खाते हैं हम लोग। रात का बचा हुआ डाल देते हैं, उसमें मठा डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, अचार डाल देते हैं, तो ब्रेकफास्ट भी चावल का होता है। तो 3 बार। तो मैंने कहा यार ये 5 किलो 5 kg का फार्मूला मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को तो सूट करता है, दुबले पतले हैं। अब ये कटोरी और चम्मच में खाते हैं। दाल क्या करते हैं, ये कटोरी में चावल ले लिए, उसी में दाल डाल दिए और उसी में खा के पेट भर जाता है। तो 5 kg उनके लिए तो ठीक है। मैं कहा कृपा करके छत्तीसगढ़ वालों जो 3 टाइम राइस खाते हैं उनको तो 7 kg करो महाराज। ये बहुत फ़र्क है, ये सोच का फ़र्क है। दिल्ली में बैठ के दंतेवाड़ा को नहीं सोचा जा सकता, बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता। योजना बनाने वाले यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर मैदान में उतर के आके देखें, धरातल की सच्चाई को जानें, तो फिर हमारी बात से सहमत हो जाएंगे। इसमें ना राजनीति है, ना वोट है, ना कुछ है। जनता जब तक चाहेगी, देखिए आप कुछ भी कर लो, जनता सबसे ज़्यादा समझदार है, होशियार है, उनको आप नहीं बना सकते। वो दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, कुटरू, जहाँ बारूदी सुरंग है, मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर वन मैनेज करता है बोट। अरे भैया मैं वहाँ कहाँ जा पाऊँगा, वहाँ तो दादाओं का कब्जा है। वहाँ हमको 80% सपोर्ट मिलता है। तो ये किसी भय स्वार्थ से कभी सरकारें बनती और नहीं, डर से कोई सरकारें नहीं बन सकती, बंदूक की नोक से कोई सरकार नहीं। जब तक आपके प्रति उनको प्रेम नहीं होगा, आपसे लगाव नहीं होगा, आपको वापस देखना नहीं चाहेंगे। कई चेहरों से एलर्जी लोगों को हो जाती है, बोर हो जाते हैं, टीवी बंद कर दे रहे, हो गए वही आ रहे हैं। कई लोग, नाम नहीं बोलता मैं, आज राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है, बंद करो यार, बहुत 6-7 साल हो गए यही सुन रहे। कई लोगों को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लोग छूना चाहते हैं। राजनीति में जब आम मतदाता आपसे छूना चाहे, हाथ मिलाना चाहे, गांव की बहन हो, महिला हैं, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो लगेगा आत्मीयता है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे प्रेम करता है। सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर देने से कोई जीवन नहीं चलता, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि 2013 के चुनाव में क्या होगा, और उसकी चिंता भी मैं 1 सेकंड नहीं करता, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और बढ़िया मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैं चिंता नहीं करता कि कल क्या हो। जब तक मुझे इस धंधे में लगाएं तब तक इधर है, नहीं तो दूसरे काम भी रहते हैं। सर्वे अच्छे आ रहे हैं भगवान की दया से। अब सर्वे का पता नहीं क्या रिजल्ट होता है, वो तो आप लोग जानोगे। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गपशप करके, क्योंकि तकनीकी चीज़ जो बता चुका था हमारे सचिव से अच्छा कोई नहीं समझा सके। ही इज़ प्रोफेसर, वो जैसे समझाते हैं ना, मैं पता नहीं कितना समय लिया इसने, मगर उसके समझाने के बाद तो मैं बोल रहा था अमन को, मुझे काहे बुलवा रहे यार, वो इतना अच्छे से बात करते हैं। तो उसके बाद मेरा बात करना, इसलिए मैंने थोड़ी हटके दूसरी बातें भी की, और शायद आप लोग बोर नहीं हुए होगे। तो और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप इतनी देर बहुत ध्यान से सुने। अगली बार दूसरे विषय में कभी बुलाएंगे तो फिर आपसे फिर बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।